क्या बच्चों, क्या खबर है? प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप 1 मिनट बात सुन लीजिए। 12 क्लास का सेशन समाप्त होने के बाद अब 11 क्लास का सेशन को आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। स्पेशली ये जो सेशन चल रहा है अभी स्टेट बोर्ड के लिए है। आपका मार्च का 6, 7, 8 का एग्ज़ाम है, उसको हम टारगेट कर लिए हैं और अब आपको जो है हम वो सारे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप हर क्वेश्चन को प्रॉपर आंसर आप समझ सकें एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज हम कंप्लीट फिजिक्स 11th का 1 शॉट में लाने जा रहे हैं। इनमें आपको फिर बता देना चाहता हूँ, इस तरह का वीडियो अभी कंटिन्यूअस आपको मिलेगा, तो चैनल पर आप बने रहिए और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कंटिन्यूअस 11 क्लास का हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलते चला जाएगा। तो चलते हैं, अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए थंबनेल आप कंप्लीट देख लीजिए। हम 2025 के एग्जामिनेशन को टारगेट किया 11 क्लास का। 12 का टारगेट मेरा हो चुका है, अब 11 का करने जा रहे हैं। तो आज हम 11 का वो सारा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो 2023 में यानी 23 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। वो क्वेश्चन आपको हम कराने जा रहे हैं। इसी प्रकार हम कई एक ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आप निश्चित रूप से जो 2025 का एग्ज़ाम है आप अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा स्पीड रहेगा ताकि कम टाइम में वीडियो बने, इसलिए ध्यान रखिएगा। जिस क्वेश्चन पर जहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा वहाँ ज़्यादा टाइम लेंगे, जहाँ कम ज़रूरत पड़ेगा वहाँ कम टाइम लेंगे। कई एक क्वेश्चन विदिन 1-2 सेकंड में बनेगा, कई एक क्वेश्चन 1 मिनट भी लगेगा। तो ध्यान रखो बच्चों। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। कौन सा फोर्स फंडामेंटल फोर्स नहीं होता है? तो पहले जान लीजिए, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम है फंडामेंटल फोर्स। ये फंडामेंटल फोर्स है, ये आपका फंडामेंटल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी नाम है फंडामेंटल फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की नाम है फंडामेंटल फोर्स। तो ये तीनों फंडामेंटल फोर्स है। तो कौन फंडामेंटल फोर्स नहीं है? तो जवाब है कि टेंशन। इसलिए आपका सही ऑप्शन यहाँ पर होगा 4। इसलिए आप ऑप्शन लिखेंगे 4। तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। बड़ा ही सुंदर रिलेशन यहाँ 4 को दिया हुआ है। फर्स्ट में है E = mc, सेकेंड में है E = mc², उसके बाद है आपका E = 2mc², फिर E = mc²/4। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फादर ऑफ फिजिक्स आइंस्टाइन को कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स आइंस्टाइन को कहा जाता है। और आइंस्टाइन साहब ने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का कंसेप्ट दिया है, और वो कंसेप्ट है E = mc²। इसलिए इसमें करेक्ट रिलेशन कौन होगा आप अंदाजा लगा लिए होंगे। अब E = mc², इसलिए आपका ओमार सीट में जो आंसर भराएगा वो 2 भराएगा। ये आइंस्टाइन के रिलेशन को पूछा जा रहा था, कौन सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। सबसे पहले यहां समझिए, लाइट ईयर जो है, जिसको हम लोग LY बोलते हैं, लाइट ईयर, जब ईयर लगा हुआ रहता है तो बच्चे लोग सोचता है टाइम का यूनिट है, लेकिन नहीं बच्चों। लाइट ईयर किसको बोलते हैं? 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। यानी अगर हम 1 ईयर में डिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे, लाइट के द्वारा, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम आपको 365 डेज लेना है। फिर 24 से मल्टीप्लाई करो, फिर आप 16 मल्टीप्लाई करो, फिर 16 मल्टीप्लाई करो। ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आता है 9.46 10⁻15 मीटर। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि एक लाइट ईयर का वैल्यू होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। मीटर लगा हुआ है, इसका मतलब लाइट ईयर किसका यूनिट हो सकता है भाई? डिस्टेंस का, टाइम का नहीं, स्पीड का नहीं, इंटेंसिटी का नहीं, किसका होगा? डिस्टेंस का। और हो सकता है आपसे ये भी पूछा जा सके कि भाई एक लाइट ईयर में कितना वैल्यू होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। हाँ, ध्यान रखिएगा, कई एक बार किलोमीटर में पूछ लेता है, तो अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 10⁻12, इतना किलोमीटर। यानी 1 लाइट ईयर का वैल्यू भी मिल गया। तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज करता है ईयर देख करके, लेकिन ध्यान रहे लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, नॉट टाइम।
क्वेश्चन नंबर 3, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको ब्रैकेट में 1 U लिखा गया है, इज इक्वल टू, आपको बताते रहता है हमेशा 1 AMU। 1 AMU का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये प्रोटॉन के मास के बराबर होता है और इसी को हम लोग 1 AMU बोलते हैं, या इसी का पूरा नाम है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो इसके वैल्यू कौन सा होगा भाई? ये तो होगा नहीं, अब ये हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कितना भाई? 2, यानी आप ओमार सीट में डालेंगे 2। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा 1 AMU का वैल्यू कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव नाइदर यूनिट नोर डायमेंशन? कौन सा क्वांटिटीज के पास ना तो यूनिट है और ना ही डायमेंशनल फॉर्मूला है? पहला बात समझिए, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी है, इसका यूनिट होता है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? जैसे मैं कहता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो आप निकालते हैं VA माइनस VB, यानी यहां कुछ आपको मिलेगा, इसका यूनिट होता है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि उसका यूनिट होता है, और जिसका यूनिट होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा। पहले आंसर जान लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी है। कैसे आपको क्लियर करता हूं। एंगल के बारे में बहुत बच्चा सोचता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। लेकिन यहां से अगर यूनिट बनाएंगे तो कोई यूनिट नहीं मिलेगा, लेकिन एंगल का यूनिट को माना गया है रेडियन, इसीलिए बच्चों एंगल के पास यूनिट है, हालांकि डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता, वैसा क्वांटिटी का नाम बताओ जिसके पास यूनिट है और डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो बताते एंगल। फिलहाल आपका ऑप्शन ये वाला नहीं होगा। एनर्जी का यूनिट तो होता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है वो जरा समझिए। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर आप किसी के डेंसिटी को, किसी के रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो उसके डेंसिटी में डिवाइड कर दिया डेंसिटी ऑफ वाटर। हम लोग डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते रोह से, यानी यहां पर है रो एस का मतलब डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। जैसे मान लो ऊपर में हम लिख देंगे रो CU मतलब कॉपर का डेंसिटी, और नीचे लिख देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इस रेशियो का नाम हो जाएगा कॉपर का रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर ऊपर डेंसिटी है तो यूनिट हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब, नीचे भी डेंसिटी है तो यूनिट हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। हाँ, इसकी वैल्यू अलग होगा, कॉपर का डेंसिटी वैल्यू अलग होगा, वाटर का डेंसिटी वैल्यू सबको पता होना चाहिए, वो होता है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो वैल्यू अलग है लेकिन यूनिट तो दोनों का सेम है, तो ऐसे में कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो RD हमारा आ जाएगा यूनिटलेस, RD हमारा आ जाएगा यूनिटलेस। RD मतलब हुआ रिलेटिव डेंसिटी, तो यूनिटलेस हो जाएगा एज वेल एज डायमेंशनलेस। तो ऑप्शन सही आपका कौन है? 2, मतलब ओमार सीट में आपको भरना है 2। ये जानकारी आपको रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन उठाया गया है। आपसे कहता है कि भाई बताओ द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। सबसे पहले आप जान लीजिए, यहां एरिया की बात कर रहा है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा है। हो सकता है आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हो तो स्पीड टाइम ग्राफ से बात करेगा, ऐसा भी हो सकता है। पहले कंसेप्ट समझिए। यहां पर देखिएगा, इधर हम वेलोसिटी लेते हैं, इधर टाइम लेते हैं, और दिस इज द ग्राफ। मान लो ये ग्राफ है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ये वाला हमारा है। अब इसका एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, दिस इज द पोर्शन, ये वाला एरिया। चलो इसका नाम रखता हूं P और Q। अब हम एरिया निकालने जा रहे हैं। एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2, चूंकि ट्रायंगल है ना भाई, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका क्या हो गया? OQ, और हाइट आपका क्या हो गया? PQ। तो आप जरा देखिएगा, यहां पर जब एरिया निकालने जा रहे हैं तो 1/2 OQ रिप्रेजेंट्स फॉर टाइम और PQ रिप्रेजेंट्स फॉर क्या? वेलोसिटी। तो आप बताओ वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां पर हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जवाब क्या हो बच्चों कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया गिवन है, एरिया निकालना हो तो हमें मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट। और क्लास में हमेशा बताया जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकाल दोगे तो निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर हाँ यही क्वेश्चन में ऐसा चेंज कर दे कि स्पीड टाइम ग्राफ है और उसका एरिया क्या बताएगा, तो आपका जवाब क्या होगा बताओ? डिस्टेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ऑप्शन कौन हो गया जी? ऑप्शन हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 4। आप ओमार सेट में 4 भरेंगे।
मैं फिर से बात बोलना चाहता हूँ, अगर स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया पूछेगा तो आपको बोलना होगा डिस्टेंस, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया पूछेगा तो आपको जवाब देना होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए, कहता था मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर a इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक इक्वेशन गिवेन है और उस इक्वेशन से पूछता क्या है, एट एनी इंस्टेंट, यहां पर एट एनी इंस्टेंट होगा, एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड विल बी, मतलब 3 सेकेंड पर अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, ये भी क्वेश्चन काइनेमेटिक्स है, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है और उसका इक्वेशन गिवन है डिस्प्लेसमेंट का, तो 3 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानिए आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू है AT और प्लस BT स्क्वायर, x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। यहां डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम का फंक्शन है और डिमांड कर रहा है वेलोसिटी का, तो क्या करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, देन वी गेट वेलोसिटी। तो यहां पर डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, ये हो जाएगा dx बाई dt और ये हो गया आपका कंबाइंड कांस्टेंट, तो कंबाइंड कांस्टेंट का जस का तस रहता है, और ये हो गया t का डिफरेंशियल कितना होगा 1। अगर किसी बच्चा का डिफरेंशियल में समस्या होगा तो ध्यान लगाना, ये फॉर्मूला हमेशा माइंड में होना चाहिए, y इक्वल टू x टू द पावर अगर n है तो आप यहां लिखेंगे dy बाई dx, ये हो जाता है n x टू द पावर n माइनस 1। इसी कंसेप्ट पर हम काम कर रहे हैं। b आपका कंबाइंड कांस्टेंट है, t स्क्वायर का हो गया 2d, तो लीजिए dx बाई dt को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, और यहां हो गया a प्लस 2bt। हमारे पास अब वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, लेकिन आपको चाहिए वेलोसिटी कितना टाइम में, t सेकंड में, और साथ ही साथ आपको देखिए यहाँ a का वैल्यू गिवन है और b का वैल्यू गिवन है, तो अब टाइम भी रख दो 3 सेकेंड और a और b का वैल्यू डाल दो, तो देखिए आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, a का वैल्यू कितना है जी 15 है, प्लस 2, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 3 और टाइम भी 3, कैलकुलेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 कितना 18, ऐड करके बताओ कितना हुआ, 8 5 13, 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर ऑन ऑप्शन नंबर 1। भाई साहब बात जरा सुनो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन में आपको 1 मिनट के आसपास समय लगेगा, ये प्योर मैथमेटिक्स था, लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि 2 ही सेकंड में जवाब दे देंगे, आप देखेंगे जवाब मिल जाएगा, तो टाइम आपको माइनस करना पड़ेगा। हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी डिमांड हो गया, जितना टाइम में चाहिए था मिल गया, हमको मिल गया वेलोसिटी। कभी कभी ऐसा रहेगा वेलोसिटी गिवन रहेगा, एक्सेलरेशन मांगेगा, फिर वहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है, अच्छा न्यूमेरिकल्स है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले। ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। एक बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट में है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से चल रहा है। इसको अच्छे से देखना, एक्सेलरेशन ए मतलब क्या, लगातार वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। कहता है इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, n सेकेंड के बाद वेलोसिटी v हो जाता है। जनरली आप लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं 10 सेकेंड 20 सेकेंड 40 सेकेंड, तो वैसे एग्जामिनर ने बोला n सेकेंड, तो कुछ दिमाग में मान लीजिए आप। तो कहता था वेलोसिटी, पहले नंबर यहाँ वेलोसिटी नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, और सिर्फ यहाँ टाइपिंग गलत नहीं है, 2023 का जो क्वेश्चन आया था वो भी गलत है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अंतिम 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, एक वस्तु जो है इनिशियली रेस्ट में है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और वो कहता है चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से, तो कहता है n सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी भी हो जाता है। तो अब यहां वेलोसिटी नहीं पढ़ना है, पढ़ना डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड, अंतिम 2 सेकेंड में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, जरा गौर से समझिएगा। जैसे मान लो यहां से चलना शुरू किया, बड़ा क्वेश्चन है, यहां चलना शुरू किया, कोई वस्तु हम ले लेता हूं और ये शुरू में रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ 0, और ये n सेकेंड तक चला, n सेकेंड तक चला, मान लो डिस्प्लेसमेंट यहां तक कवर किया, चलो इस डिस्प्लेसमेंट को हम Sn बोल देते हैं। तो कहता अंतिम 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
मान लेते हैं हमको टाइम लग रहा है 20 सेकेंड, तो 18 सेकेंड में कहां पर होंगे भाई, यहां पर होगा। 18 सेकेंड में कहां पर होगा भाई, तो यहां पर होगा। तो अब जरा सोचिएगा, यानी 2 सेकेंड कम का डिस्प्लेसमेंट पहले दिखा देता हूं। ये हमारा हो जाएगा Sn-2। तो हमको चाहिए अंतिम 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अंतिम 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकलेगा, पहले सोचिए। Sn में Sn-2 को क्या करेंगे, माइनस। और जैसे Sn में Sn-2 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा, हमको n सेकेंड पर काम कर लेना है, फिर n-2 सेकेंड पर काम कर लेना है, और उस डिस्प्लेसमेंट में इसको माइनस कर देंगे। आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा, सबसे पहले रेस्ट में था, इसलिए u का वैल्यू 0। टाइम आपका कितना है भाई, n सेकेंड, हमने t इक्वल टू लिख लिया n सेकेंड। वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, v। तो अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है v बराबर u प्लस AT। थोड़ा लेटर छोटा हो गया, रुको। v बराबर u प्लस AT। अब जरा सोचिएगा, यहां v रहेगा, u का वैल्यू 0, a रहने दो, और t का वैल्यू कितना है, n। तो यहां से v बराबर हो गया an। आप एक काम करो, सबसे पहले यहां से a निकाल लो, तो a इक्वल टू हो जाएगा v बाई n। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे आपको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगा। अब हम निकालना चाहते हैं n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट n सेकेंड। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, s बराबर, चलो इसको Sn बोलेंगे, फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां देखो बच्चों, u का वैल्यू तो 0 है, और प्लस हाफ a, और जहां t है वहां कितना डालेंगे, n डालेंगे। चूंकि आप n सेकेंड में निकाल रहे हैं, इसको जरा गौर कीजिएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा भाई, Sn बराबर ये हो जाएगा an स्क्वायर बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब n सेकेंड जो भी है उससे 2 सेकेंड कम में डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। तो अब यहां लिखता हूं ऐसे, डिस्प्लेसमेंट इन n-2 सेकेंड, n-2 सेकेंड। चलो इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे Sn-2। तो अब जरा बताइएगा, आप Sn-2 निकालने जा रहे हैं, कुछ मत करो, यहां से फॉलो करो। यहां से ये क्या हो जाएगा, a, और जहां n है वहां पे डाल दो n-2, इसका हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जरा सोचो बच्चों, चलो इसका नाम a और b है, इसका नाम c है, हमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये वाला। कैसे निकालेंगे, Sn में Sn-2 वाला माइनस कर देंगे। तो यहां लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट, तगड़ा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए। चलो इस डिस्प्लेसमेंट को अपना मन से S डैश बोल दिया। तो S डैश कैसे निकलेगा, Sn-2 और माइनस Sn। इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने S डैश बोल दिया, ठीक है बच्चों। अब Sn-2 का वैल्यू बताओ, Sn-2 यहां पे उल्टा होगा, आपको ये काम करना होगा ना, आपको करना होगा क्या, Sn में Sn-2 वाला माइनस करना होगा। चलो हम इसको S डैश बोल दिया, तो हो जाएगा Sn-2। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट में ये वाला माइनस करना है। मैंने स्टार्टिंग में गलती क्या किया था, उल्टा डाल दिया था। इस पूरा डिस्प्लेसमेंट में ये वाला माइनस करना है। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, Sn का वैल्यू कितना है, Sn का वैल्यू आपके पास यहां देखिए ये वाला है, an स्क्वायर बाई 2 माइनस, और यहां क्या है, an-2 का स्क्वायर और बाई क्या 2। बताओ बच्चों, हम लोग पास में कॉमन क्या आने वाला है, कॉमन क्या आने वाला है, वो जरा देखिए आप, कॉमन क्या आने वाला है। चलो S डैश इक्वल टू, कॉमन आ जाएगा हमारे पास a बाई 2, और यहाँ क्या होगा भाई, ये हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ क्या बच रहा है, n-2 का होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में फॉर्मूला में तोड़ दो, n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2n, माइनस होता है 2ab, माइनस 2ab, तो उस पर सेट करो, माइनस 2ab होता है, तो उस पर सेट करो, तो हो जाएगा माइनस 2ab। यहां तक आप आ गए। अब जरा सोचिए, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, ध्यान लगाना, खाली सॉल्व करना है, कंसेप्ट आपका बन चुका है। a बाई 2, ये कितना होगा बोलो, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4, और ये हो जाएगा प्लस 4n। ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो बच्चों, इधर हम मिटा करके लिख रहे आगे। अब जरा देखिए क्या बनेगा हमारे पास, S डैश इक्वल टू
एस डैश इक्वल टू a/2 और यहां पर हो जाएगा ये प्लस में इसलिए आगे कर दो तो हो जाएगा 4n और माइनस 4n माइनस 4 अब बताओ कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है तो हो जाएगा 4a/2 और यहाँ n माइनस क्या 1 कटिंग कर दो 2 से तो s डैश इक्वल टू कितना हो गया 2a n माइनस 1। अब जरा आप सोचिए a का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं v/n डाल दीजिए यहां पर तो हो जाएगा 2v/n और आंसर n माइनस 1। ढूंढिए कौन सा ऑप्शन ढूंढिए फर्स्ट वाला। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से आपको देखना है, ये टॉप क्लास का न्यूमेरिकल है, आपके एमसीक्यू में है बात अलग है, ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। एक बार फिर से जरा समझ लीजिए, रफ आइडिया कर देता हूं। कह रहा है क्वेश्चन में बॉडी स्टार्ट कर रहा है इनिशियली एट रेस्ट, तो यू का वैल्यू 0 और कहता है n सेकेंड तक चला है और उस समय वेलोसिटी हो गया v और चलने का जो रफ्तार है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, मतलब लगातार वेलोसिटी बढ़ते गया 10 15 20 ऐसे होते चला गया और कहता है n सेकंड में उसका वेलोसिटी v हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इक्वेशन 1 को अप्लाई किए, वहां से v इक्वल टू यू प्लस एटी चले, हम यहां से a निकाल लिए। उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे पहले n सेकंड में, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे n माइनस 2 सेकंड में और n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में n माइनस 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देंगे, देन वी गेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है, फुटबॉल खेलने में मजा आता था, क्वेश्चन भी फुटबॉल से रिलेटेड है। कहता है ये फुटबॉल इज किक्ड, किक में मारना होता, किक करना मारना होता पैर से, किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर मारा है, रोनाल्डो मारा है, कहा भाई ऊपर मारा है, विद द वेलोसिटी u, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। ऐसे सोचो, सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। ये मान लो फुटबॉल है, सपोज करो ये फुटबॉल आपका है, फुटबॉल है, इसको किक किया ऊपर चला गया भाई, तो हाईएस्ट पॉइंट पर कोई भी बॉडी जाकर के थोड़ा देर के लिए रुकता है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना होगा बोलो 0। अगर मान लो इसी में फेंक रहा हूं और नीचे आ रहा है तो बहुत स्मॉल टाइम के लिए ऊपर रुकता है, इसलिए वहां पर वेलोसिटी कितना होगा 0। तो ऑप्शन आपका क्या होगा भाई 0। 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में आइए देखिए, यहां पर भी एग्जामिनर क्वेश्चन मिस्टेक किया था। कहता है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सही नहीं है, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए सही है, क्योंकि वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, वो सही है। आपसे पूछ रहा कौन सही नहीं है, अच्छा क्वेश्चन। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे, अगर मान लो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल रहे हैं तो यहां हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और अगर आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकाल रहे हैं तो यहां हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। प्यारे बच्चों, ए बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा दोनों सेम है, इसका मतलब ये लाइन भी सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अच्छा हम 3 में चलो, उससे पहले आपको 4 की बात करता हूं। देखिए 4 में क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। थोड़ा अच्छा से लिख दीजिए, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये तो सेम चीज है, लेकिन आइए 3 वाला जो कि आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का कहानी सुन लो। जैसे मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा है, अगर आप ए क्रॉस बी चल रहे हैं और एक बार बी क्रॉस ए चल रहे हैं, तो सबसे पहले बताइए अगर ऐसे आप चल रहे हैं ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर चला जाएगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऊपर हो गया। और अगर ऐसे चल रहे हैं ऐसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको मिलेगा बी क्रॉस ए और उसकी डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो कहता है कौन सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है, यानी हम यहां पर आंसर डालेंगे कौन 3। तो वेक्टर से क्वेश्चन था। अब आइए अगला क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन जरा देखो बच्चों क्या है, सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन उठाया गया। वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो कभी कांस्टेंट रहेगा नहीं,
वो हमेशा टेंजेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है वेलोसिटी का तो उसका नाम होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें आपको बताए थे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ और वर्टिकल सर्कुलर पाथ। जैसे मैं एक सिंपल बात बताता हूं, अगर हम यहां पर एक ऐसा सर्कुलर पाथ बनाए, ऐसे तारामाची वाला, और एक ऐसा सर्कुलर पाथ बनाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर पाथ। टॉपिक पूरा विस्तार से बताया गया था, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं, मोटा मोटी बताता हूँ। घोड़ा गाड़ी जो घूमता है ना, घोड़ा गाड़ी वो होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, और तारामाची वाला जो घूमता है वो होता है वर्टिकल सर्कुलर पाथ। तो तारामाची में क्या हाईएस्ट पॉइंट पर आपका वेलोसिटी अलग फील होगा, मिडिल पर अलग फील होगा, बॉटम पर अलग फील होगा, लेकिन घोड़ा गाड़ी में क्या है, हर जगह वेलोसिटी आपको सेम फील होगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब सीधी सी बात है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ की बात कर रहा है, और चर्चा है आपका वेलोसिटी वेक्टर का, और चर्चा है आपका एक्सीलरेशन वेक्टर का। तो लीजिए आपको कहानी बता रहा हूं, यहां पर आ जाइए, वेलोसिटी डायरेक्शन इधर होगा और एक्सीलरेशन डायरेक्शन इधर होगा, सेंटर की ओर, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और दोनों एक दूसरे क्या होता है, परपेंडिकुलर। ऑप्शन ढूंढिए, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, नहीं चलेगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर चलेगा, अपोजिट नहीं चलेगा, ये भी गलत। तो ऑप्शन आपका कौन हो गया, 2, यानी आप यहां ऑप्शन डालेंगे 2। तो विथ एक्सप्लेनेशन आपके क्वेश्चन को हम डील करते जा रहे हैं, ताकि इसके आसपास का क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। अब आइए अगला, ए लार्ज फोर्स इन एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम। फोर्स लार्ज हो और लगने का टाइम बहुत ही शॉर्ट हो, मतलब समझ जाइए इंपल्स की बात हो रहा है। जैसे हथौड़ा से दीवार पे मारना, बैट से बॉल पे मारना, कितना हार्ड हिटिंग फोर्स होता है और ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है। तो कहता है लार्ज फोर्स फॉर अ स्मॉल टाइम, द इंपल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द, आपको बताया गया है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द क्या, इंपल्स। तो कहता है इंपल्स इम्पार्टेड इक्वल टू द चेंज इन क्या, मोमेंटम। ऑप्शन नंबर आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर कहता है सेल ऑफ मास 2 ग्राम इज फायर्ड बाय ए गन ऑफ मास 1000 kg। 100 kg का गन है, गन मतलब बहुत हैवी है, रिवाल्वर वगैरह नहीं, बहुत बड़ा गन है कि 47 से ऊपर भी है, 100 kg का गन है। इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, देन रिकॉल स्पीड ऑफ द गन इज, जैसे आप गोली को फायरिंग करते हैं, गोली को फायरिंग करते हैं तो गोली जाता आगे और गन आता किधर, पीछे। ये काम करता ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, लीनियर मोमेंटम। और अगर लॉ पूछेगा तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, गोली निकलना एक्शन, गन आना क्या, रिएक्शन। ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। अब जरा सोचिए, तो आपसे कहता है कि गन कितने स्पीड से रिकॉल करेगा, कितने स्पीड से गन रिकॉल करेगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ क्या, बुलेट। मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू द क्या, मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो लीजिए भाई, गन का मास कैपिटल एम लिए, बुलेट का मास स्मॉल एम लिए, तो वीजी हमें चाहिए स्मॉल एम वीबी बाई कैपिटल एम। सॉल्व कर दीजिए, बन जाएगा स्मॉल एम मतलब क्या, वो बुलेट का मास 200 ग्राम है, इसको ले आओ केजी में बच्चा, 10⁻³ वीवी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दिया हुआ 80 मीटर पर सेकेंड। आप ग्राम को केजी में क्यों लाए, पहले इस बात को समझिए, क्योंकि देखिए अगला जो क्वेश्चन में है पार्ट वो है एसआई यूनिट में, तो आपको भी रखना होगा मास को एसआई में। और गन का मास कितना है, 100 kg है। लीजिए सॉल्व कर दीजिए, कैंसिल, और ये आपका कितना हो गया, 160 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑप्शन आपका सब दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, यहाँ तो मीटर पर सेकेंड है लेकिन वो आया नहीं। तो ये काम करते हैं, इसको हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिएगा 10⁻³ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, देखिए 1 2 3, 3 0 प्लस में और 3 0 माइनस में, कैंसिल। मतलब अब आपका आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से गन पीछे आएगा। इसको बोलते झटका मारना। एक बैच मैंने बच्चे से पूछा था कि अच्छा बताओ, गोली जितना रफ्तार से निकलेगा गन उतना ही रफ्तार से पीछे आएगा या किसी और रफ्तार से। बच्चा बोला स्वाभाविक है, उतने रफ्तार से आएगा। तो प्यारे बच्चों, जिस रफ्तार से गोली जाएगा उसी रफ्तार से गन आएगा, तो आगे ला गारंटी नहीं है, पीछे ला फुल गारंटी चला जाएगा दुनिया से। गन हैवी है यार, इसलिए धीरे लौटेगा। तो ऑप्शन कौन हो गया भाई साहब, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14।
कहता है बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्स, F1 का वैल्यू गिवन है, F2 वैल्यू गिवन है, इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर थर्ड फोर्स F3 इज गिवन बाई। अगर किसी बॉडी पर 3 फोर्स लग रहा हो और वो बॉडी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कंडीशन में है, मतलब समझ जाइए इक्विलिब्रियम की बात हो रहा है। किसी बॉडी पर 3 फोर्स लग रहा है और वो बॉडी यूनिफॉर्म कंडीशन में है। यूनिफॉर्म कंडीशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो। यूनिफॉर्म कंडीशन का मतलब ये नहीं होता कि रेस्ट में होना, यूनिफॉर्म कंडीशन का मतलब रेस्ट भी होता है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चला जाता है। तो यहां पर कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी कुछ वैल्यू रहा होगा लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये तभी होता है जब तीनों फोर्स का सम इक्वल टू जीरो आता है। तो जैसे हमारे पास F1 गिवन है, F2 गिवन है और कहता है तीसरा फोर्स F3 है, लग रहा है और वो बड़ी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो कहता है थर्ड फोर्स क्या होगा? आने को बड़ी है, इस पर 3 फोर्स लग रहा है, F1 और F2 और इधर मान लो F3, और तीनों इक्विलिब्रियम में है, तो तीनों का सम करके जीरो कर दीजिए। ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो लीजिए यहाँ पर F1 का वैल्यू कितना है? F1 का वैल्यू है 2i कैप प्लस 2i कैप के बाद क्या है जी भाई? 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें क्या निकालना है? F3। पहले काम करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लो। 2i और 3i कितना होगा? 5i माइनस 5j माइनस 4j माइनस क्या 9j और प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो। तो F3 इक्वल टू क्या होगा भाई? F3 इक्वल टू उधर ले चल जाओ तो हो जाएगा माइनस 5i और प्लस क्या 9j। देखिए कोई ऑप्शन है? हाँ जी है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर आपका 4 में आ गया सही, 4 आपका सही है, ये वाला आपका ऑप्शन सही है, माइनस 5i प्लस 9j। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से था। इक्विलिब्रियम मतलब तीनों फोर्स का सम जीरो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.2। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। स्टेशनरी तभी रहेगा जब वो कोफिशिएंट फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन वाला रहेगा, तभी स्टेशनरी वाला बात होगा। जैसे मान लेते हैं ट्रेन है भाई और इसके यहाँ पर कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये ट्रेन हो गया, चक्का लगा दो यहाँ पर, चक्का लगा दो, चक्का लगा दो और यहाँ बॉक्स है, तो कहता है ये स्टेशनरी कंडीशन में तभी रहेगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसी के बराबर रहेगा, उससे ना तो ज़्यादा ना उससे कम। तो यानी अब जरा सोचिए, हमारे पास म्यू का वैल्यू हो गया, म्यू एस का वैल्यू हो गया कितना बताओ? दिया हुआ 0.2। एक्सेलरेशन निकालना है, ए इक्वल टू क्या होता है? म्यू जी। म्यू का वैल्यू बताओ? म्यू का वैल्यू 0.2, जी का वैल्यू कितना? 10। पॉइंट हटा दो, कैंसिल। अब आपके पास कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन और से है देख लो। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 हो गया। चलो बच्चों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 में। द वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन। फ्रिक्शन का क्या काम है? अगर बॉडी आगे जा रहा है, इधर मोशन है, तो इसके अगेंस्ट में लगेगा फ्रिक्शन। ये हमेशा काइनेटिक एनर्जी को घटाता है। अगर किसी बॉडी को स्लाइड कर देते हैं, रुक क्यों जाता है? क्योंकि फ्रिक्शन बार बार उसकी एनर्जी को घटाते जाता है, काइनेटिक एनर्जी को रेस्ट में ला देता है। तो क्या लिखा? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सही है, ऑप्शन नंबर 1। अब आइए अगला क्वेश्चन। ए बॉडी कंसंट्रेट टू मूव अलोंग द वाई एक्सिस सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स गिवन है। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर से है। देखो भाई, जो फोर्स लग रहा है पहले उसको लिख लेता हूँ। फोर्स जो लग रहा है, एफ का वैल्यू कितना है? एफ का वैल्यू है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है किधर? वाई एक्सिस में। क्वेश्चन में कह रहा है बॉडी डिस्प्लेस किधर हो रहा है? वाई एक्सिस से। मान लो बॉडी यहाँ था, डिस्प्लेस इधर हुआ, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो भाई। डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस,
तो आपको पता है ना बच्चों, इधर होता है आई कैप, इधर होता है जे कैप, इधर क्या होता है बोलो, के कैप। तो वाई एक्सिस की ओर गया, मतलब 4j कैप मीटर। हमें चाहिए वर्क डन, वर्क डन। तो बोलो W का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर क्या, S। तो यहां पर वेक्टर एफ का वैल्यू कितना है बताइए, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहां डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर एस का वैल्यू बताओ, वेक्टर एस का वैल्यू कितना है, 4j कैप। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको पता होगा, नहीं पता जानकारी ले लीजिए। i कैप डॉट i कैप 1, j कैप डॉट j कैप 1, k कैप डॉट k कैप 1। लाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और अगर अनलाइक है i कैप डॉट j कैप इक्वल टू 0, j कैप डॉट k कैप इक्वल टू 0, k कैप डॉट i कैप इक्वल टू 0। तो समझिए यहाँ पर 4j को डॉट i से करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 4j और 2j कितना होगा 8, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो आपका हो गया 8 जूल, ऑप्शन 8 जूल। तो प्यारे बच्चों, गारंटी नहीं कि जो क्वेश्चन आपको यहाँ डाला जा रहा है वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है। अगर आप इस तरह क्वेश्चन बनाते रहिएगा तो निश्चित रूप से आप 40 में 40 मार्क्स लाइएगा। चलो भाई, तो ऑप्शन इसका 2 हुआ सही। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 में। ए रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट 1 किलोमीटर हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। इफ द रेसिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ड्रॉप, देन द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इज। ये कहता है एक ड्रॉप है जो कि 1 किलोमीटर हाइट से नीचे गिर रहा है, और गिरने का रफ्तार है 50 मीटर पर सेकेंड, लेकिन रेसिस्टिव फोर्स जो लगता है यानी एयर फ्रिक्शन जो फोर्स लगता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, ये तो स्वाभाविक है। ज़्यादा तेज गाड़ी चलाते हैं तो हवा का झोंका ज़्यादा फील आता है, उसी तरह कुछ कंडीशन यहाँ पर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मान लो सरफेस और ये मान लो कोई ड्रॉप है, ये मान लो ड्रॉप है, और यहाँ से 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर के हाइट से वो गिर रहा है। और गिरने का जो रफ्तार है वो यहाँ पर आते आते उसकी रफ्तार हो जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कहता है रेसिस्टिव फोर्स के द्वारा कितना होगा वर्क डन। सबसे पहले जानिए मास कितना गिवन है, 1 ग्राम है। मास को हम लोग ले लेंगे केजी में, 10⁻³ kg, और हाइट हमारा कितना हो गया 1000 मीटर। सबसे पहले ही पता लगाइए अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है भाई, तो आपका होगा फॉर्मूला mgh। m का वैल्यू 10⁻³ और g का वैल्यू आप 10 ले लीजिए, h का वैल्यू हो गया 1000, ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10 जूल। लेकिन ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, और जब नीचे आ रहा है तो रेजिस्टेंस उसको अपोज कर रहा है, तो रेसिस्टिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल होगा, यानी माइनस कितना आएगा 10 जूल। तो -10 जूल आपका आंसर है। तो सुंदर क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे से देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम कमाए चलते रहता हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, कहता था पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। घर में जो मोटर होता है ना जिसे पानी सप्लाई करते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब सीधा सा बात है, मोटर को चलाया गया है, कई मिनट तक चलाया गया भाई, मोटर को चलाया गया है इन 1 मिनट, बोला है 1 मिनट चलाया गया, 1 मिनट, और 10 मीटर हाइट में चढ़ाना है पानी। बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ पर टैंक है, सपोज करो इधर बोरिंग है, यहाँ मोटर है, यहाँ से पानी को चढ़ाना है इसमें। अब जरा सोचिए, आपके पास जो हाइट दिया हुआ है, आपके पास जो हाइट दिया हुआ है उस पॉइंट पर हम बात करने जा रहे हैं। लो भाई, हाइट कितना है, हाइट हो गया 10 मीटर, हाइट हो गया 10 मीटर, और पावर कितना है, पावर है 2 किलोवाट। पावर इस पंप का पावर है 2 किलोवाट, तो 2 × 10⁻³ इतना क्या होगा बोलिए वाट। तो अब आपसे कहता है कितना पानी उसमें चढ़ेगा, m का वैल्यू वाट, टाइम कितना ले रहा भाई 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो देखिए कितना पानी चढ़ेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं आपके पास जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करो। आपके पास जो फॉर्मूला है वो है पावर इक्वल टू W/T। पावर इक्वल टू क्या जानते हैं बताओ, W/T। तो अब बोलिए W इक्वल टू क्या हुआ P × T।
ऐसा क्वेश्चन खूब बताया था क्लास में। यहाँ पे डाल दो mgh, इधर हो जाएगा p इंटू टी। आपको निकालना क्या है, मास, तो m इक्वल टू हो जाएगा क्या, p इंटू टी बाई GH। अब सबका वैल्यू डाल दीजिए बच्चों, बताओ p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना, पावर कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 3। टाइम कितना, टाइम बताइए, टाइम है 60 सेकेंड, टाइम है 60 सेकेंड। g का वैल्यू 10 लेने बोला है तो ले लेता हूँ, और हाइट भी 10 है। तो अब जरा सोचो, यहाँ पर 1 0 1 0 2 0, यहाँ बचेगा 10, मतलब m इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 60 यानी 1200 kg। और पक्का जान लो 1 kg इज अप्रॉक्स इक्वल टू 1 लीटर। 1 kg 1 लीटर के बराबर होता है, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा 1200 लीटर। 1 kg इज अप्रॉक्स इक्वल टू 1 लीटर, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1200 लीटर, यानी 1200 लीटर पानी चढ़ा दिया 1 मिनट में। तो यहाँ क्या कंसेप्ट था, हमने लगाया भाई पावर इक्वल टू W/T, जहाँ W था वहाँ डाल दिया mgh, सब कुछ गिवन है, मास निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलो यहाँ बता रहा डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। पहली बात समझिए, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी है ना, हाँ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, सभी का डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसलिए यहाँ जवाब होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहाँ है, चलो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में आ जाइए। When torque acting upon a system is 0, अगर टॉर्क 0 लग रहा है, टॉर्क नहीं लग रहा है, which of the following will be constant? एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, फोर्स 0 तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। अगर टॉर्क 0 एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, फोर्स 0 लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। फिलहाल आपका एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग ऑफ द मास इन रोटेशनल मोशन इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, एनालॉग ऑफ मास। एनालॉग ऑफ मास कहें तो नाम है मोमेंट ऑफ क्या, इनर्शिया, तो ऑप्शन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ द मून्स, अच्छा क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ द मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 days if the moon's mass were 2 times its present value and all other things remain unchanged, the period of the moon's rotation would be nearly। पहली बात समझिए, यहां पे हम अर्थ ले लेते हैं, यहां पे अर्थ लेते हैं, रुकिए, ये सेंटर में अर्थ ले लेते हैं। ये क्वेश्चन कंसेप्ट पर बना हुआ है, और यहां देखिए मून जो है, ये मून रहा, मून रोटेट कर रहा है, मून रोटेट कर रहा है, एक राउंड मार रहा है 29 डेज में। अब मून के मास को कुछ भी कर दे, मून के मास को बढ़ा दे, मून के मास को घटा दे, जो बॉडी रिवॉल्व करता है उस रिवॉल्विंग बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। किसके मास पर डिपेंड करता है, जिसके अराउंड रिवॉल्व करता है। यानी अर्थ का मास की अगर कोई बात होती तो टाइम पीरियड चेंज होता, लेकिन इसके मास बढ़ा देगा घटा देगा, फर्क पड़ने वाला कुछ नहीं, इसलिए आंसर आपका होगा 29 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अ स्फीयर, बढ़िया क्वेश्चन है ग्रेविटेशन से। टू अ स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m एंड स्मॉल m आर सिचुएटेड इन एयर, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F। दो मास है स्मॉल m और कैपिटल M, और उसको सेपरेशन है, वहां फोर्स लग रहा है कैपिटल F। द स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। अब उन दोनों बीच में कुछ लिक्विड डाल देता है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। पहली बात समझिए, यहां पर मास है स्मॉल m और यहां पर मास है कैपिटल M, सेपरेशन है, सेपरेशन आपका है R। तो लीजिए F इक्वल टू फॉर्मूला होता है G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर। अब इसके बीच में कोई लिक्विड डाल दें, इसके बीच में कोई लिक्विड डाल दें, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, इसलिए लिक्विड डाल दो, पानी डाल दो, कुछ भी डाल दो, फर्क पड़ने वाला कुछ नहीं, ऑप्शन होगा F। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 में, ये भी ग्रेविटेशन से क्वेश्चन उठाया गया है। m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस, r रेडियस है। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, सुनो बच्चों, m इज द मास ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस, r ही हो गया अर्थ का रेडियस। फिर कहता है द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसका रेशियो पूछ रहा है। स्मॉल g बाई कैपिटल G का रेशियो पूछ रहा है। यहां से देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, G इक्वल टू GM बाई क्या R स्क्वायर।
अर्थ है, ई लगाया है इसलिए ई लगाया, कैपिटल लगाया क्या? चलो भाई कैपिटल लगा देता हूँ, कैपिटल ही लगा देता हूँ, जरा से रिसीव कर लीजिए ना। यहाँ देखिए ऐसे जो बोलते हैं, यहाँ देखिए ऐसे, तो ये हो जाएगा GME बाई क्या, R²E। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, G हो गया, G आप कैपिटल G इधर ले आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे ME बाई R²E, ME बाई R²E, ME बाई R²E। तो लीजिए कौन ऑप्शन हो गया? 2, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। अब आइए 26 में, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत कम टाइम में। शेयर मॉडुलस इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस को ही कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन, किसी भी मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस, लोड बियर करने की क्षमता मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन ढूंढ लिया, मार दीजिए, मटेरियल उसके नेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इज सिटिंग इन द बोट विच इज फ्लोटिंग इन ए पॉन्ड, एक नाव है जिस पर मैन बैठा हुआ है, वो तैर रहा है, नाव जो है तैर रहा है तालाब में। द मैन ड्रिंक्स सम वाटर, आदमी जो हल्का सा पानी पी लिया तालाब से उठा करके। द लेवल ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड, सोचिए आप नाव पर बैठे हुए हैं और हल्का से एक चुल्लू आप पानी पी लिए, तो कहता है वाटर के लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन अनचेंज्ड। अब आइए, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी रीच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फॉलिंग थ्रू विस्कस लिक्विड इज, यहां देखिएगा टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं वो जरा समझिएगा, मैं आपको ग्राफ से भी सिखाता हूं टर्मिनल वेलोसिटी की कहानी। यहां पर मान लेते हैं कोई बॉडी है जो फॉल हो रहा है और टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त कर लिया। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, इधर हम लिखता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये जो प्राप्त कर लेता है तो आपसे कहता है, इसका ग्राफ दिखाता हूं ऐसे, ये है आपका टर्मिनल वेलोसिटी, यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाता है, तो जैसे टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है एक्सेलरेशन हो जाता है 0, यानी आपका ऑप्शन होगा 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में, देखो बच्चों, ये कहता है द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट माइनस जी थीटा बाई डी टी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस T2 minus T1 of the body and surrounding. This statement is given by Newton's law of cooling. Newton's law of cooling ने बताया है कि rate of loss of heat is directly proportional to the temperature difference between body and surrounding. तो जवाब होगा Newton's law of cooling, ठंडा होने वाली बात है। अब कहता है 31 नंबर में, Wiens displacement law express the relation between lambda proportional 1/T, ये कहलाता है Wiens displacement, अन्य वेवलेंथ और टाइम के बीच में रिलेशन बताया है। तो जवाब ढूंढ लीजिए क्या है, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, टाइम नहीं टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर गिवन पीवी डायग्राम। यहां देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए ऐसा है, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट, जो प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबैरिक प्रोसेस, इसलिए आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइए 33 में, मेयर्स फॉर्मूला ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट Cp and Cbr, Cp minus Cb equal to R, कहाँ वो सॉरी वो नहीं, Cp minus Cb equal to R, ये वाला 3 नंबर। Boyle's law is applicable for at constant temperature, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, Boyle's law अप्लाई होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होगा, आइसोबैरिक नहीं होगा, आइसोकोरिक नहीं होगा, आइसोथर्मल, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। अब आइए अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत सुंदर क्वेश्चन है वहां पर। द वॉल्यूम ऑफ वेसल ए इज ट्वाइस, एक वेसल ए है, एक वेसल ए यहां पर है, कहता है वॉल्यूम ऑफ वेसल ए, यहां एक वेसल ए है, वॉल्यूम ऑफ वेसल ए इज ट्वाइस अनदर वेसल वी, चलो यहां वेसल और बनाता हूं बी, एंड बोथ ऑफ दे आर फिल्ड विद द सेम गैस, दोनों में सेम गैस भरा हुआ है। चलो भाई दोनों में सेम गैस भरा हुआ है, अगर इसका वॉल्यूम हम ऐसे, वेसल का नाम ए रखा, वेसल का नाम बी, इफ द गैस इन ए is at twice the temperature and twice the pressure, A में जो गैस है उसकी टेम्परेचर ट्वाइस है, प्रेशर भी ट्वाइस है, इन कंपेरिजन ऑफ द गैस बी, इसमें भी गैस भरा हुआ है, इसमें भी गैस भरा हुआ है और इसमें भी गैस भरा हुआ है, तो कहता है A का जो प्रेशर है B के प्रेशर से डबल है, A का जो वॉल्यूम है बर्तन का
वो बी के बर्तन के वॉल्यूम से डबल है, ए का जो टेम्परेचर है बी के टेम्परेचर से डबल है। तो आपसे क्या कहता है, देन द रेशियो ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन ए टू दैट ऑफ बी। तो अब जरा देखिए यहाँ पर ऐसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहला नंबर टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर बी, प्रेशर ऑफ ए 2 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ऑफ क्या बी, वॉल्यूम ऑफ ए 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या बी। ये हमारा दिया हुआ है। तो कहता है दोनों के मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा, लगा दीजिए आइडियल गैस इक्वेशन। पी बी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी। ए के लिए बात करता हूं, पहले 4A। तो आप जरा सोचिएगा, यहाँ लिखेंगे पी ए और भी ए, इधर क्या होगा एन ए, आर तो गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ टी ए, यहाँ से एन ए निकाल लो तो एन ए इक्वल टू हो जाएगा पी ए भी ए बाई टी ए। तो प्यारे बच्चों एन ए कितना हो जाएगा, ए का जो प्रेशर है बी के प्रेशर से डबल है तो यानी हो जाएगा 2PB, वॉल्यूम भी डबल है 2VB, और यहाँ हो जाएगा 2TB। ये 2 से 2 कट जा रहा है तो हमारे पास अब मिलेगा यहाँ पर Na इक्वल टू 2 हो जाएगा PV VB और बाई क्या TB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा आ गया। अब इसी प्रकार से जरा बी के लिए बात कर लेता हूं, 4B के लिए बात करना तो यहां से चलिएगा, डायरेक्ट यहां से चलिए तो ऐसा हो जाएगा NB इक्वल टू उधर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा PB और यहां हो जाएगा VB और बटा में क्या बोलो TV। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब रेशियो निकालना है A टू दैट ऑफ B, A डिवाइडेड बाई B। इधर मिटा रहा हूं जी, इधर मिटा रहा हूं। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे Na बाई क्या NB। Na का वैल्यू कितना है वहां देखिएगा 2PV VB और बटा में TB, और इसका वैल्यू कितना बताओ 2PV VB बटा में क्या TB। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कहाँ गया इसमें 2 कहाँ था, कहीं इसमें 2 कहाँ से आ गया भाई, इसमें तो 2 है ही नहीं, इसमें 2 तो है नहीं जी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नहीं रहेगा। तो अब जरा देखिएगा ये कट जाएगा, ये पूरा से पूरा कट गया, ये पूरा से पूरा कट गया, यानी आंसर आया 2:1। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल इज स्कूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड A। द डिस्टेंस, यहां गौर कीजिएगा, यहां गौर कीजिएगा, डिस्टेंस बोला डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 1 टाइम पीरियड। यहां देखिए ऐसे, ये है पॉइंट O मीन पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, एक ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम। एक ऑसिलेशन समझिए जरा, मान लो O से गया A से आया O, हाफ ऑसिलेशन, O से B से O, एक ऑसिलेशन। तो कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 1 टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर में। तो अब जरा देखिएगा डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है डिस्टेंस है। तो गया A, यहां से यहां तक आया था, फिर A, फिर इधर गया भी तो A, फिर यहां से यहां तक आया तो फिर A, तो सब मिला कितना हो गया 4A। और अगर डिस्प्लेसमेंट बोलता तो क्या होता 0, जहां से चला वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन बोल यहां क्या रहा डिस्टेंस। ये बारीकी समझना है। तो 4A क्या होगा ऑप्शन। अब आइए, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM के लिए कौन सा इक्वेशन है, आप जानते हैं F प्रोपोर्शनल -x। दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो बच्चे कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उनको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। F प्रोपोर्शनल -x, तो जैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आता है ओमेगा स्क्वायर x। F क्या है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाता है एक्सेलरेशन। लेकिन जरा देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कहीं चर्चा नहीं है, तो हम लोग पहले जरा सुन लो, वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं dx/dt, और एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, आने ऐसा d2x/dt²। तो यहां पर आप डाल दीजिए d2x/dt², इधर हो गया -ω²x, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो F प्रोपोर्शनल -x आप कंडीशन जानते हैं, उसी का ये रूप है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38, 40 क्वेश्चन है, बस करीब पहुंचने वाले हैं, अब अच्छा से देखते जाइएगा। द पार्टिकल इज स्कूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड A एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा।
द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ओ और ए और बी, ए एम्पलीट्यूड हमारा ए हो जाएगा, स्मॉल ए लेता हूँ, स्मॉल ए का चर्चा कैपिटल ए का। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ भाई, इसका एम्पलीट्यूड ए ले लेता हूँ, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ मैक्स, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। और बताइए वेलोसिटी का क्या होगा, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू ए। मीन पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, दोनों रेशियो चाहिए, एफ मैक्स बटा क्या, वी मैक्स। लीजिए एफ मैक्स का वैल्यू बताओ, एफ मैक्स का वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर ए, और यहाँ कितना है, ओमेगा स्क्वायर ए है, और यहाँ पर क्या, ओमेगा ए। तो एक ओमेगा से ओमेगा कट गया, ए से ए कट गया, दैट विल बी आंसर ओमेगा। बोलिए कौन सा ऑप्शन है, 3। लास्ट वन क्वेश्चन, व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर। अच्छा, रिफ्रैक्टेड हो रहा है, आप 12th क्लास में पढ़िएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हवा से आवाज जा रहा पानी में। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज रिमेन अनचेंज। कान खोलकर सुन लो, सारे चीज बदलते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है लास्ट वाला। द प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y इक्वल टू 5 sin 100 pi t minus 2 pi x, where x and y are in meter and t in second. The maximum velocity of the particle is। दिया हुआ इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का और हमसे बात कर रहा है वेलोसिटी का। तो देखो बच्चों, सबसे पहले y बराबर 5 sin 100 pi t है और 2 pi x। दिया हुआ है इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का और बात कर रहा है वेलोसिटी का। इसका सीधा मतलब है इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो लीजिए यहां पर dy बाई डी टी, 5 कांस्टेंट। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस में जितना होता लिख दीजिए 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। अब अंदर घुसिए, तो अंदर घुसिएगा तो यहां हो जाएगा 100 पाई और टी का होगा 1, और ये है कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0। तो लीजिए इसका नाम हो गया वेलोसिटी। तो 5 या 100 पाई है, तो इसको आगे ले आता हूं 100 पाई, और ये हो जाएगा कॉस, और यहां पर 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। अब आपसे बोलता है मैक्सिमम वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी यहां कॉस का फंक्शन हो गया, वेलोसिटी कॉस का फंक्शन हो गया, और बोलता है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तभी होगा जब इसकी वैल्यू आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है या वेरिएबल टर्म कॉस है। तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहां पर अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 डाल देंगे हम, तो वेलोसिटी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। यानी वी मैक्स के लिए हमें इसका पूरा का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 5 इंटू 100 पाई इंटू 1, तो यहां हो जाएगा 500 पाई मीटर पर सेकेंड। ये है आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर 4। प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम यहां पर समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। 11 को हमने टारगेट कर लिया है, 12 का बैच चल रहा है, और सेकेंड फेज का बैच 11 के एग्जाम के जस्ट बाद शुरू होने वाला है। लेकिन आपको इस सेशन को अच्छे ढंग से करते चलना है। ये 1 शॉट हम लाए हैं, लेकिन इसी प्रकार का और वीडियोज आपको आते रहेगा जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना करे, क्योंकि हम कंटिन्यूअस इस पर बने हुए रहेंगे। थैंक यू सो मच।